हेलो बच्चों, आज हम लोग एमिनो अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। अब प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अगर हम सही मायने में बोले तो अल्फा एमिनो अम्ल है, क्योंकि प्रोटीन जो बना होता है सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो अम्ल से बना होता है। अब एमिनो अम्ल क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग एमिनो अम्ल का नामकरण एवं वर्गीकरण करेंगे। यानी हम नामकरण करेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे। अब आप ये देखिए कि प्रोटीन में कुल 20 प्रकार के अल्फा एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन के अंदर कुल 20 प्रकार के अल्फा एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब ये जो अल्फा एमिनो अम्ल हैं, तो एक तो नाम आ रहा है कि एमिनो अम्ल और एक आ रहा है अल्फा एमिनो, तो भाई कुछ तो अंतर होगा दोनों में। तो देखिए, एमिनो अम्ल क्या होता था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये वाला, और एक और कार्बनिक समूह NH2 और दूसरा क्या हो NH2, ये दोनों समूह उपस्थित होता है। अब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब ये देखिए, ये है आपका अभिलक्षीय कार्बन, अभिलक्षीय कार्बन। अब और ये क्या है, आपका एमिनो ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये देखिए, ये अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, इस बात का निर्धारण ये एमिनो समूह करेगा। ये देखिए, अभिलक्षीय के ठीक बगल वाले को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा और उसके बाद में डेल्टा कहते हैं, 4। तो अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट बगल में होता है या उसके बगल में या उसके बगल में, मैं 3 उदाहरण देता हूं। अगर मान लिया जाए कि होता RCCCC और यहां NH2 होता COOH, तो इसे हम देखिए अल्फा पोजीशन पे, अब हाइड्रोजन तो आप भर ही लेंगे ना, 1 2 3, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो ये अल्फा एमिनो अम्ल होता है। अगर ये ऐसे होता और मान लीजिए कि यहां पे COOH होता और ये अल्फा नहीं बीटा पोजीशन पे अगर होता, तो इसे बीटा एमिनो अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि CCCCC अगर गामा पोजीशन पे NH2 होता, तो ये गामा एमिनो अम्ल होता, है ना। तो ये क्या होगा, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसमें देखिए कि ये किसका है, ये प्राथमिक एमीन है। NH2 माने क्या, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक एमीन भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। ये क्या है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि रासायनिक रूप से अगर आप देखें तो जो एमिनो अम्ल होता है वो दोनों ही यौगिकों का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यानी रासायनिक रूप से एमिनो अम्ल प्राथमिक एमीन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के रासायनिक माना चारित्रिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। मतलब अगर हम ये एक लाइन यहां पे लिख दें कि रासायनिक एमिनो अम्ल रासायनिक रूप से COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह एवं एमिनो अम्ल या प्राइमरी एमीन दोनों के चारित्रिक गुण दर्शाता है। दोनों के चारित्रिक दर्शाता है। अब ये देखिए, ये प्राइमरी एमीन का भी सारा रिएक्शन देगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सारा रिएक्शन देगा। अब जो मेन बात होती है कि ये जो है आपका एमिनो अम्ल है, इसका रासायनिक नामकरण कैसे करें। अब हर चीज का केमिस्ट्री में तो रासायनिक नामकरण दो प्रकार से होता है ना, एक आपका सामान्य नाम होता है और एक होता है IUPAC नामकरण। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। यानी नामकरण की बात करें बेटा तो मैं ये कहूंगा कि एमिनो अम्ल का जो अम्ल है इसका जो नामकरण होता है का IUPAC नाम आधारित होता है इनके सामान्य नाम पर। IUPAC नाम जो होता है वह सामान्य नाम पर आधारित होता है। आधारित होता है और हम लोग जानते हैं कि जो सामान्य नाम होता है वो दो चीजों पर आधारित होता है, या तो उसके स्रोत पर या तो फिर किसी उसके विशेष गुण पर। यानी ये कहना चाहते हैं जो कि उसके किसी विशेष गुण या नाम पर आधारित होता है, मतलब उसके स्रोत पर आधारित है या स्रोत पर आधारित। अब ये बात देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रहा है। अब अगर मैं आपके पास ये रखूं कि जैसे उदाहरण लेता हूं, एक एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन, अब ये देखिए ये ग्लाइकोज से बना है। अब ग्लाइकोज का मतलब होता है मीठा, यानी मीठा कोई प्रोटीन है तो वो उसमें ग्लाइसिन है। अब ये इसका गुण से ये आया और इससे ये नाम आया। इसी प्रकार एक लेते हैं टाइरोसिन। टाइरोसिन क्या होता है? टाइरोसिन ये टाइरोस से बना है। अब टाइरोस का मतलब होता है पनीर। अब ये देखिए स्रोत पर है, ये स्रोत हो गया और ये गुण हो गया। अब इससे ये बना और इससे ये नाम है। समझ गए? तो इसी प्रकार सारे का अपना अपना हर जो एमिनो अम्ल है कुछ ना कुछ उसका जो है उसका सामान्य नाम उसके स्रोत या किसी गुण को दर्शाता है और उस सामान्य नाम से उसका IUPAC नाम को
निकाला गया है या उसी पे आधारित ये नाम है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इन एमिनो अम्लों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि एमिनो अम्ल का प्रदर्शन, बहुत आसान है। देखिए, दो प्रकार का इसका प्रदर्शन होता है, संकेत और एक होता है कोड। अब ये देखिए, संकेत क्या होता है, ये 3 वर्ण निरूपण होता है, 3 वर्ण निरूपण, और ये होता है 1 वर्ण निरूपण। अब ये आपको देखना होगा, जैसे मान लीजिए कि ग्लाइसिन था ना, ग्लाइसिन। अब ये देखिए, इसको अगर 3 वर्ण में लिखेंगे तो GNY लिखेंगे, और 1 वर्ण में लिखेंगे तो केवल G लिखेंगे। अगर इसी प्रकार अगर हम देखें तो एलेनिन है, एलानिन, एलानिन अगर हम देखते हैं तो अब ये 1 वर्ण में ए लिखाएगा और 3 वर्ण में ए लिखाएगा। कोई जरूरी नहीं कि शुरू के 3 वर्ण ही हो, अलग अलग भी होते हैं, बीचों में ये सूट नहीं करेगा, लेकिन सामान्यतः अगर देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा में शुरू का 3 लेटर ही होता है। और ये भी चूंकि अब जी से ही 3 हैं तो अब तीनों को जी नहीं ना लिख सकते हैं, इसको जी लिख रहे हैं तो बाकियों के लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ग्लाइसिन का जी होता है और इसका एलानिन का ए होता है। इसी प्रकार जो 20 के 20 अल्फा एमिनो अम्ल है उसका एक चार्ट और उसका संकेत और उसके कोड मैं अभी प्रदर्शित कर रहा हूं। जैसे देखिए, अगर मैं ये देखें कि 20 एमिनो अम्ल है आपके पास, कहाँ है भाई, तो मैं इनका एक आपको स्पष्ट चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहां पे हम लोग यहां पे इसका नेम लिखेंगे। देखो बाबू, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने 20 ये अल्फा एमिनो अम्ल है, 20 अल्फा एमिनो अम्ल आपके सामने लिखा हूं मैं। पहला है बेटा जी ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है। फिर आपका क्या है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन है। फिर है ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक अम्ल है। एलानिन है, एस्पर्जिन है, आपका एस्पार्टिक एसिड है, सेरीन है, सिस्टीन है, टाइरोसिन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफन है, ट्रिप्टोफन, थ्रेओनिन है, हिस्टेरिन है, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलेनिन या फेनिलेनिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ये आपके 20 हैं, और ये 20 को मैंने ये इंग्लिश इसलिए लिखा ताकि आपको कुछ हेल्प मिले, इसलिए क्योंकि देखिए ये ग्लाइसिन है तो 3 लेटर यहां पे है, इसका पहला लेटर ये जी है। अब ये देखिए, अब हर एक में ये नहीं है,
लेकिन कई में है, जैसे ग्लूटामिक एसिड है तो ये ग्लू है, एलानिन है तो ये एलानिन है, और ये देखिए मतलब काफी आप जब इसको बार बार करेंगे तो आपको बार बार करने से, जैसे ACR है ना, ASP है कि नहीं, ऐसे CYS C, TYR, ये देखिए PRO, ये देखिए ट्रिप्टोफन TRP, ट्रिप्टोफन देखिए, ट्रिप्टोफन टंगस्टन W, मतलब थोड़ा सा मुझको इस तरह से हेल्प मिला कि उससे आप सोचिए, ये देखिए THR है ना, हिस्टाडीन H, वैलिन VAL, ISO, तो देखिए ये I है लेकिन ये वाला संभव है, क्योंकि अब देखिए I, ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए G से ही कितने हैं तो सबको GG नहीं ना लिख सकते हैं, तो ये बदलना पड़ रहा है। तो लेकिन आप बार बार करेंगे तो काफी आपको हेल्प, जैसे PHE तो PHE F ऐसे सोचना पड़ेगा, MET तो MET है, M है, आर्जिनिन तो ये ARG है, ठीक है ना, आर्ज, LYS है, और ये देखिए ल्यू और ये L। तो काफी चीजों का कोड इनके पहले लेटर से हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से अगर ASP अगर 2-3 का छोड़ दे तो बाकी का हो ही जा रहा है। एक ट्रिप्टोफन का TRP है और एक आस्परजिन का ASN है, बाकियों का तो आपका लगभग है। और ये ABCD जो कोड दिया गया है तो 26 लेटर है, 20 ही हैं, तो सब कॉमन तो हो नहीं सकता, कोड तो सबका अलग अलग ही होगा, तो 6 लेटर को छोड़कर बाकी सब इस कोड में इन्वॉल्व है, इस चीज को ध्यान देना होगा। अब देखिए, अब ये सारे एमिनो एसिड को अगर हम देखें तो मैंने एक इसको सिस्टम से लिखा हुआ है, जैसे ऊपर से 1 से लेके प्रोलिन तक, 1 से लेके प्रोलिन तक। अब इसी को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वर्गीकरण कई आधार पे किया जाता है। ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी के आधार पे करेंगे, ये किस चीज से बनते हैं, जैसे ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, या दोनों है, इसे अभी मतलब इसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो अब ये देखिए 2 फेज है यहां पे। अब ये इसको मैं लिखता हूं G3A3ACTP। अब G3 आसानी से मुझे याद हो जाता है कि देखिए ये तीनों एक ही जैसे हैं, देखिए ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, एस्परजाइन, एस्पार्टिक एसिड, तो ये दोनों एसिड है, ये ग्लूटामाइन है, ये आपका एस्परजीन है, और ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। अब ये देखिए, अब ये 4, ये अगर 6 याद हो गए तो 4 तो आसान है, याद करने की विधि बता दूं बेटा, ये सारे अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल है, अल्फा एमिनो। देखिए याद करने की विधि, G3A3ACTP, ये 10 हो गए। G3 आसानी से होगा ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक, A3 एलानिन, एस्परजाइन, एस्पार्टिक एसिड, A से सेरीन, C से सिस्टीन, T से आपका क्या है टाइरोसिन, और P से प्रोलिन। ये आपके 10 हो गए। और ये जो देखिए नीचे ये आवश्यक है, आवश्यक और आसान है, ट्राई दिस मॉल, ट्राई दिस VIP मॉल। अब ये देखिए 10 है, कैसे है भाई, ट्राई माने ट्रिप्टोफन TRY, ट्रिप्टोफन, दिस ये देखिए 3 T है अपने पास, एक T है, ये देखिए 3 T है अपने पास, एक 9 नंबर पे है, एक 11 नंबर पे है, और एक आपका और एक 12 नंबर पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टाइरोसिन को मैं अलग क्यों कर रहा हूं, उसको याद रखने का ऐसा मतलब सोचा है कि टायर्ड एमिनो एसिड
टायर्ड, टायरो, टायर्ड एमिनो एसिड, थका हुआ है, वो कोई जरूरी नहीं है थका हुआ को लेना, तो उसको अलग कर सकते हैं। ये देखिए थ्रेओनिन, देखिए ये ट्रिप्टोफान हो गया है, थ्रेओनिन हो गया, IHIS हिस्टडीन। अब ये देखिए VIP 3 है, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ये फिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन। और P भी 2 है तो उधर प्रोलिन था और इधर फिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन। फिर M से मिथ्योनिन, A से आपका आर्जिनिन, L से लाइसिन और L से ल्यूसिन। तो ट्राई दिस VIP मॉल, और वो हो गया G3A3HCTP। तो ये आपका 20 का 20 एमिनो अम्ल आपको ऐसे चुटकी से याद हो सकते हैं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा। फिर मैं इसको बार बार और भी ढंगों से बताऊंगा। तो ये आपके पास सारा, अब मैं इसका वर्गीकरण करूंगा। ये नामकरण था, इसका नाम याद रखने के लिए कि ये आपके पास, अब मैं आपके सामने इसका वर्गीकरण करता हूं। जरा सा देखते हैं हम लोग वर्गीकरण में क्या है। कई तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला वर्गीकरण है कि क्या ये एमिनो अम्ल हमारे शरीर में अंदर निर्मित हो, संश्लेषित होते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए कि मानव शरीर में या किसी जीव प्राणी शरीर में इनका निर्माण होता है, मान लीजिए कि ये, अगर मान लीजिए कि इनसाइड बॉडी अगर एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल जो है अम्ल शरीर के अंदर बनता है, तो अब जो अंदर है उसकी आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है। जो मेरे घर में है तो उसको हमको बाहर से लेने की क्या जरूरत है? तो जिन एमिनो अम्ल का बॉडी के अंदर संश्लेषण होता है वो अपने आप बन जा रहा है, तो उसकी कोई बाहर से जरूरत नहीं होती है। अगर अंदर, यानी एक होता है आवश्यक, आवश्यक एमिनो अम्ल, और एक होता है जो इसमें नहीं बन रहा है। अब अंदर नहीं बन रहा है तो बाहर से लेना पड़ेगा, तो अनावश्यक। देखिए जो शरीर में बना उसकी आवश्यकता नहीं लेनी होगी, और जो नहीं बना है उसको लेना पड़ेगा। यानी जो अंदर बन रहा है वो अनावश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बाहर से लेने की। इस बात को जरा समझिएगा। जो मेरे पास बना हुआ है उसको हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यक होगा कि अनावश्यक है? अनावश्यक एमिनो अम्ल। और जो मान लीजिए जिसका निर्माण शरीर में नहीं होता है, अब मान लीजिए जो शरीर में बन ही नहीं रहा, तो उसे हम कहेंगे आवश्यक एमिनो। ये आवश्यक है क्योंकि इनका निर्माण हम लिख सकते हैं, इन एमिनो अम्लों का निर्माण या संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अतः इन्हें आहार के रूप में, आहार में लेना अति आवश्यक है। आहार में घटक के रूप में या आहार में ग्रहण करते हैं, आवश्यक रूप से ग्रहण किया जाता है, रूप से ग्रहण किया जाता है। अब ये देखिए, और आवश्यक एमिनो अम्ल तो हमने आपको बताया ही था कौन है, ट्राई दिस VIP मॉल। ये आवश्यक है। कौन कौन है भाई? T माने ट्रिप्टोफान, T माने थ्रेओनिन, हिस्टडीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, नहीं फिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन,
कौन होगा ये? फेनाइलेनिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसीन। ये आपके 10 जो हैं आवश्यक हैं। अनावश्यक वे एमिनो अम्ल जो अपने अंदर हैं, अंदर है तो उसकी बाहर से जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक है। माना इनका निर्माण और कहें तो संश्लेषण शरीर में होता है, अतः इन्हें आवश्यक रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, अब यहां पे एक और बात देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या बोला था मैंने? G3A3AC पी यहां पे फेनाइलिन और यहां पे प्रोलिन, और यहां पे 2 टी आ चुके हैं, ट्रिप्टोफन और थ्रेओनिन। मैंने बोला कि ये जो है टायरोसिन है, टायर्ड है, थका हुआ है, इस आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। सिस्टीन, सेरीन, और ये जो 3 है एलेनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज लेना है। यहां पे आपके पास एक हिस्टडीन और एक आर्जिनिन, ये वाला जो है, और एक ये वाला, इन्हें हम सेमी इसेंशियल, यानी उप आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल, अब ये देखिए, अब इन्हें उप एमिनो क्यों कहते हैं? ये हमेशा शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इनकी आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी, जब कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें बच्चे का जब निर्माण होता है तो उसके लिए प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तब इनका ज्यादा आवश्यक होता है, हिस्टाडीन और आर्जिनिन का। ऐसे ही कोई मान लीजिए कि ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई ग्रोथ करना है, बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, उस स्थिति में हिस्टेरिन और ये आर्जिनिन, इन दोनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान देना होगा। तो ये तो पहला हो गया आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। दूसरा, अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करें तो इनमें प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं। देखिए, प्रवृत्ति के आधार पे इन्हें देखिए, चूंकि एमिनो अम्ल में आपके पास दोनों समूह हैं भाई। एमिनो अम्ल में क्या है? RCNH2 भी है और COOH भी है, यानी अम्लीय भी है और ये क्षारीय भी है। अब ये देखिए, इस आधार पे इसके 3 वर्गीकरण है। अगर COH की संख्या NH2 से ज्यादा है तो ये अम्लीय होगा, अम्लीय एमिनो अम्ल। अगर मान लीजिए कि NH2 की संख्या COOH से ज्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गया कि संख्या बराबर है तो ये उदासीन होगा। बहुत आसान है, 3 कोड है। ये AG, इसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एक हो गया एस्पार्टिक अम्ल और ये ग्लूटामिक। और इनमें जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है सबसे कम इसका होता है 2.87।
ये इसका पीएच जो है मिनिमम, न्यूनतम है इसका, इससे कम किसी का नहीं। इसका 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.2 होता है। और यहां पे देखिए, ये अगर हम देखें तो ये है HAL, हाल, हल, बेसिक, बेसिक हल, मुख्य हल, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हिस्टेरिन, हिस्टेरिन, आर्जेनिन, और ये हो गया लाइसिन। अच्छा, इसमें आर्जेनिन का सबसे ज्यादा होता है, ये 10.7 होता है। इसका भी 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9 पॉइंट से ज्यादा ही होता है, 9 से ऊपर होता है। इसका 10.7 होता है। ये भी 9 पॉइंट मतलब 10 या 7 कुछ होता है। तो ये ऐसा कुछ होता है। और ये देखिए, ये उदासीन है। तो देखिए, 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, बाकी कितने बच गए भाई? कुल होते कितने? 20। तो बाकी जो 15 बचे हैं वो सारे उदासीन होते हैं। और इनका जो पीएच होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आपको पता है 5.5 से लेके 6.3 के बीच में होता है। तो ये इनका अम्लीय और क्षारीय आधार पर वर्गीकरण है। तो ये याद कर लेंगे हम लोग। ये आइसो, ये सम विभव बिंदु हैं। ये सबसे कम एस्पार्टिक का, सबसे अधिक आर्जेनिन का, सामान्य 5.5 से 6.3 तक। अब मैं इनका जो वर्गीकरण करूंगा, इनकी ध्रुवीयता के आधार पर करूंगा। अब देखिए, ध्रुवीयता माने पोलैरिटी, माने तीसरा वर्गीकरण हम कर रहे हैं ध्रुवीयता के आधार पर। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या लेंगे? आवेश ले सकते हैं, H आबंध ले सकते हैं, अम्लीय क्षारीय लिख सकते हैं, अम्लीय क्षारीय, ये प्रवृत्ति अब हम ले सकते हैं। तो अब देखिए, ध्रुवीयता के आधार पे एक होंगे ध्रुवीय और एक होंगे अध्रुवीय, ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अब ये देखिए, ध्रुवीय अगर आप देखते हैं, ध्रुवीय, तो ध्रुवीय में तो भाई पहले तो अम्ल ले लो, अम्लीय। अच्छा, ध्रुवीय जो होंगे उनके बारे में एक लाइन समझ लीजिएगा, ये जल रागी होते हैं। जल रागी का मतलब होता है जल में, मतलब ये तो जल को लगाव रखते हैं, यानी जल स्नेही कह सकते हैं, जल स्नेही। और ये होते हैं जल विरागी, यानी ये पानी को पसंद करते हैं, जल को, और ये जल को, वाटर को पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखिए, अम्लीय तो आपको पता ही है, Ag है। अच्छा, क्षारीय, हाल, HAL अभी अभी पढ़ा है, हिस्टाडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये देखिए 2 हो गए। तीसरा है हाइड्रोक्सी समूह, जिनके पास होता है, यानी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह। अब हाइड्रोक्सी समूह की बात करेंगे तो इसमें STT, ये कोड है बेटा, STT। अब STT में आप देख सकते हैं कि ये तो सेरीन है, सेरीन, और ये टाइरोसिन, और ये थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन है। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और ये है अपर टाइरोसिन। अब ये देखिए, एक होता है सल्फर कंटेनिंग, यानी सल्फर युक्त, ये बोर्ड में आया हुआ है, सल्फर युक्त में है Cm, यानी सिस्टीन और मिथ्योनिन।
मेथियोनिन। ये देखिए ये सारे ध्रुवीय हो गए। अध्रुवीय में अगर हम लोग देखें तो आपके पास अध्रुवीय के एक तो साइड चेन पार्श्व श्रृंखला आपका एमिनो अम्ल है, यानी साइड चेन एमिनो अम्ल, यानी पार्श्व श्रृंखला होगी, पार्श्व श्रृंखला ये देखिए ये गावली इसका एग्जाम्पल है। ये आपके पास नॉन पोलर जोन में है, गावली GAVLI, यानी ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। ये है ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, है ना। अगर मान लीजिए एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें रिंग रिंग यौगिक हो, रिंग वाला, रिंग माने क्या, बेंजीन रिंग उपस्थित हो। तो इसका जो कोड है, टेम्पलेट हम इसको कहते हैं PTT। अच्छा एक बात बताइए, टाइरोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अनावश्यक था, अभी यहां भी टाइरोसिन कॉमन है, यानी हाइड्रोक्साइड भी है और एरोमेटिक भी है। तो टाइरोसिन यहाँ थ्रेओनिन था, यहाँ ट्रिप्टोफैन है, ये तो प्रोलिन है, क्योंकि फिनाइलेनिन यहां पे जो है ये प्रोलिन, प्रोलिन, और ये उधर होगा आपका, ये आपका टाइरोसिन और ये ट्रिप्टो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हो गया ध्रुवीय, ये हो गया अध्रुवीय। ध्रुवीय में आपका अम्लीय, क्षारीय, हाइड्रोक्सी और सल्फर, अध्रुवीय में साइड चेन, साइड में गावली, और ये एरोमेटिक में PTT। अच्छा ये देखिए ये प्रोलिन नहीं होगा, क्योंकि प्रोलिन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोलिन के लिए एक अलग सा पॉइंट, यहां फिनाइलेनिन होगा, फेनिलैनिन। देखिए प्रोलिन दो बच गए हैं अभी, एक है प्रोलिन, वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि जो प्रोलिन है, प्रोलिन, प्रोलिन में आइमीन होता है, यानी इमीन, इमीन समूह होता है, यानी NH समूह होता है, इमीन समूह युक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये विषम चक्रीय एमिनो अम्ल है। कैसा है, विषम चक्रीय, ये नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा बेटा जी, विषम चक्रीय एमिनो अम्ल। ये देखिए विषम चक्रीय एमिनो अम्ल है। और विषम चक्रीय एमिनो अम्ल का मतलब ये हो गया कि इनमें जो जो दो प्रकार के साइक्लिक होंगे, हेटेरोसाइक्लिक एमिनो अम्ल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कार्बन रिंग के अंदर N आ जाएगा, हेटेरो एटम आ जाएगा। नंबर 2, एक और छूटा हुआ है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, ये इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O और NH2, यानी एमाइड ग्रुप होता है। अब ये देखिए एमाइड, ये जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अनावश्यक,
अनावश्यक एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो ये आपका एक और वर्गीकरण हो गया साइड चेन में। यानी आप देख पा रहे हैं यहां पे कि गावली, पीटीटी, ये आपका अध्रुवीय है, ध्रुवीय में हमने आपको बताया ही, अम्लीय, क्षारीय, हाइड्रोक्सी और ये सल्फर युक्त। अब जो है लास्ट कैटेगरी हम इन लोग को करेंगे कि ये जो एमिनो अम्ल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ग्लूकोजेनिक है, ग्लूकोज से बनते हैं, कीटोजेनिक है, कीटोन से बनते हैं, या ग्लूको कीटो दोनों जेनिक हैं। तो अगर मैं इनके संगठन के आधार पे या इनके निर्माण के आधार पे देखो कि ये किस तरह से उद्भवित होते हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उस आधार पे अगर बांटते हैं तो इनका 3 प्रकार होगा। एक होगा कीटोजेनिक, कीटोजेनिक। अब देखिए कीटोजेनिक का मतलब हो गया, ये 2 हैं, एलेन। कीटोजेनिक का मतलब होता है एलेन, लाइसिन, लाइसिन और ल्यूसीन। और दूसरा है ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक। माने ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक की बात करें तो ये अपने पास PITT, ये 4 आपके पास कोड है। आपके पास प्रोलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ये जो है आपके पास आइसोल्यूसिन, आपका टाइरोसिन, और ये आपका थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, सॉरी यहां पे ट्रिप्टोफन। अच्छा, ये यहां पे भी ये प्रोलिन ना होगा, ये होगा फेनेलानिन। तो इस प्रकार से अब ये देखिए, और बाकी अब कितने बच गए, देखिए 2 और 4 6, तो बाकी जो सब बच गए वो ग्लूकोजेनिक होंगे, ग्लूकोजेनिक। ये बाकी जितने भी हैं वो क्या होंगे, ग्लूकोजेनिक होंगे। यानी इस प्रकार से अगर आप देखें, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक, और ये फिर लास्ट में ग्लूकोजेनिक होंगे। ग्लूकोजेनिक में शेष सभी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं बेटा कि हम लोगों ने पूरा वर्गीकरण किया, उनका नामकरण किया। एमिनो अम्लों का हम लोगों ने 4-5 प्रकार से वर्गीकरण किया, अल्फा, बीटा, गामा के आधार पे किया। फिर हम लोगों ने उसकी आवश्यकता के आधार पे किया, शरीर में बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर हम लोगों ने उसका ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक के आधार पे किया। फिर हम लोगों ने उसका व्यवहार के आधार पे किया, एसिडिक है कि बेसिक है। फिर हम लोगों ने उसके पोलैरिटी के आधार पे किया। तो इस सारे को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये हर एसिड एक दूसरे से, एमिनो अम्ल एक दूसरे में समाया हुआ। कभी बोल देगा कि अनावश्यक एसिडिक, अनावश्यक बेसिक, ध्रुवीय एसिडिक, ऐसे क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।